हाय एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है आप सभी की अपनी क्लासेस अहमद क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल का अगला चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है अधिवास। इंग्लिश में कहते हैं सेटलमेंट। इसको हम लोग आज अच्छे तरीका से पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग का एक दो वीडियो आएगा, फिर इसके बाद ये भी चैप्टर क्या हो जाएगा, आप लोग का समाप्त हो जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऑल भी वीडियो जो आए इंपॉर्टेंट तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग समझेंगे अधिवास होता क्या है। देखो, जैसे कि हम बताएं, अगर हम लोग कहाँ पे रहते हैं, हम लोग अपने घर पे रहते हैं। घर ही एक प्रकार का क्या है, हम लोग का अधिवास है। मतलब मनुष्य जहां पे रहता है उसी स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, अधिवास कहते हैं, ठीक है। सेटलमेंट कहते हैं। देखो, तो अधिवास क्या है, ठीक है। अधिवास है क्या, मनुष्य जिस स्थान पर रहने के लिए घर बनाता है, मनुष्य जिस स्थान पर रहने के लिए क्या बनाता है, घर बनाकर अकेला रहता है या समूह में क्या करता है, निवास करता है, उसे अधिवास या बस्ती कहते हैं। इसको अधिवास भी कहते हैं या बस्ती कहते हैं। जैसे कि हम लोग क्या किया, हम लोग अपना पृथ्वी पर क्या किया, अपना स्थान ढूंढ के क्या बनाए, अपना सर छुपाने के लिए, बारिश से बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए घर बनाए हैं, ठीक है। और यही घर जो बनाए हैं यही है अधिवास। अब चाहे इस घर पे हम अकेला रहें, चाहे अपने परिवार के साथ यानी समूहों के साथ रहें, यही स्थान कहलाएगा क्या, अधिवास या बस्ती कहलाएगा, ठीक है। बस्ती मतलब समझ में आ गया। यानी अधिवास क्या, मनुष्य जिस स्थान पर क्या करता है, रहने के लिए घर बनाकर अकेला या समूहों में क्या करता है, निवास करता है, उसे अधिवास, सेटलमेंट या बस्ती कहते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आया। सरल शब्दों में एक और भाषा है, परिभाषा हो सकता है, इसको समझो। जहां मनुष्य रहता है और अपने जीवन की आवश्यक गतिविधियां करता है, वह स्थान अधिवास कहलाता है। देखो, वो स्थान क्या बोला है, वो स्थान जहां पे क्या करता है, मनुष्य निवास करता है, ठीक है। मनुष्य निवास करता है यानी रहता है, और अपने जीवन की आवश्यक आवश्यक गतिविधियां, जैसे मनुष्य एक स्थान पर रह के अपना खाना बनाता है, स्कूल जाता है, बच्चे लोग, बहुत सारे ये लड़के लोग क्या करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तरह तरह के अपना जीवन में जो जो गतिविधियां वाला काम है, मनुष्य क्या करता है, एक स्थान पे रह के करता है ना। वही स्थान पे जो रह के करता है काम, वही स्थान कहलाता है आपका क्या, अधिवास कहलाता है। समझ में आया। जैसे कि हम लोग का हो सकता है झोपड़ी। झोपड़ी भी क्या, एक प्रकार का अधिवास है। घर भी अधिवास है। गांव, देखो झोपड़ी से बड़ा क्या होता है, घर होता है, घर से बड़ा गांव होता है। यानी ये भी सब क्या है, एक प्रकार का अधिवासी है, ठीक है। गांव से बड़ा होता है कस्बा, कस्बा से बड़ा होता है नगर, नगर से बड़ा होता है महानगर। यानी ये सारा का सारा क्या है, अधिवास है। क्या है, अधिवास है, ठीक है। अधिवास का उदाहरण है जिस क्षेत्र में मानव बस्ती का विकास नहीं हुआ है, उसे निर्जन यानी निर्वासी क्षेत्र कहा जाता है। मान लो ऐसा क्षेत्र में कोई मनुष्य रहेगा जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो और जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो, ऐसा स्थान पर रहेगा, नहीं रहेगा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक दो रहता है तो वो एक दो का बात हम नहीं कर रहे, ठीक है। यानी मनुष्य ऐसा जगह में रहना पसंद करेगा जहां का टेम्परेचर क्या हो, मैक्सिमम हो, ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्मी हो। और आप यही कारण देखिएगा, जहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वहां पे जनसंख्या क्या हो जाएगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। ऐसे कि आप लोग हिमालय क्षेत्र पे जाओगे तो वहां देखोगे जनसंख्या कम है। क्यों कम है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, इसलिए वहां लोग रहना पसंद नहीं करते। ऐसे कि आप लोग देखोगे यूपी बिहार, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर मैक्सिमम रहता है, ना ज्यादा टेम्परेचर रहता है और ना ज्यादा कम हो रहा है। इसलिए यहाँ पे यूपी बिहार पश्चिम बंगाल का अगर जनसंख्या देखोगे तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पे क्या हुआ है, मानव का बस्ती का निवास नहीं हुआ है, यानी वैसा क्षेत्र जहां पे मनुष्य रहना पसंद नहीं करता है, यानी अपना घर बना के अस्थायी रूप से रह नहीं रहा है, उसी स्थान को हम लोग कहते हैं निर्जन यानी निर्वासी क्षेत्र कहा जाता है। समझ में आया यहां तक। अधिवास भूगोल का अध्ययन में ओ सेल्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जैसे कि हम लोग का फिजिक्स में न्यूटन का बहुत ज्यादा योगदान है, न्यूटन का फिजिक्स में, उसी प्रकार से ओ सेल्यूटर ने क्या किया, मानव अधिवास, मतलब इन्होंने अधिवास के बारे में रिसर्च किया, अधिवास क्यों बसता है, कैसे बसता है, क्या क्या कारण है बसने का। तो इसमें सबसे बड़े एक बहुत ही भूगोलवेत्ता हुए जिसका नाम था ओ सेल्यूटर। इन्होंने क्या किया था, इसका अध्ययन प्रारंभ किया था। इसलिए तो आपको 1 मार्क्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अधिवास भूगोल का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, ओ सेल्यूटर ने किया था, ठीक है। ओ सेल्यूटर। अब अधिवास क्या होता है ये आप लोग को अच्छा तरीका से
समझ में आ गया। अब समझो कि अधिवास तो होता क्या, ये तो आप लोग को समझ में आया, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोग समझो कि मनुष्य को अधिवास की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर आप लोग इतिहास के पीछे जाओगे तो मनुष्य लोग क्या था, अर्ली मैन लोग क्या था, वो लोग एक घर में नहीं रहता था, वो लोग क्या करता था, इधर उधर भागते फिरता था। जैसे कि आज कोई एक क्षेत्र में क्या किया, रहा, फिर कल दो के दूसरा क्षेत्र में गया, खाने के लिए भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहता था। तो पहले आपको इतिहास में आपको पहले अधिवास देखने को नहीं मिलेगा। तो कब मिलेगा उसको देखिए कि देखो, प्राचीन समय में मनुष्य भोजन और सुरक्षा की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता था। मनुष्य क्या करता था, भोजन की तलाश में, जंगली जानवरों से बचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहता था। और भटकते रहता था तो कोई अस्थायी निवासी लोग बनाया नहीं, यानी उस समय तक अधिवास का कोई नामो निशान नहीं था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इन लोग के अंदर सोच बूझ बढ़ने लगा। सोच बढ़ने के वजह से, दिमाग बढ़ने के वजह से धीरे धीरे उनमें अस्थायी जीवन की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने सोचा कि देखो अब हम लोग क्या करते हैं, अब एक जगह अस्थायी रूप से क्या करते हैं, बसते हैं। अब हम कभी इधर रह रहे हैं, कभी उधर रह रहे हैं, ऐसे हमारा जीवन चलने वाला बेसी दिन तक है नहीं। हमें क्या करना होगा, एक अस्थायी जीवन बिताना होगा। हमको एक जगह रहकर ही अपना जीवन को क्या करना होगा, बिताना पड़ेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे उनमें अस्थायी जीवन की आवश्यकता क्या होने लगी, महसूस होने लगी। उन्होंने आवश्यकता क्या क्या थी, उन्होंने जब एक जगह रहना प्रारंभ कर दिया तो उन लोगों के सामने ये सारी कठिनाइयां सामने आई। तो इन लोग से बचने के लिए इन्होंने अपना घर बनाया। देखो, जैसे एक जगह रहा तो वर्षा से बचने के लिए ये लोग, पानी होता था तो ये लोग भीगता था। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले तो एक जगह रहता नहीं था। ठीक है, यहाँ रहा फिर वहां रहा, पानी आया गुफा में छुप गया, ऐसे करके। लेकिन क्या हुआ, अब एक जगह रह रहा है, अब एक जगह रह रहा है तो वहां पे बारिश आ रहा है, सूर्य का रोशनी पड़ रहा है, ये गर्मी लग रहा है। तो इन लोग को तरह तरह का मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इन लोगों के मन में अधिवास यानी घर बनाने का आवश्यकता जन्म ली। जैसे कि एक जगह रहा तो बारिश से बचने की आवश्यकता महसूस किया ये लोग, धूप से बचने की आवश्यकता महसूस किया, ठंड से सुरक्षा की ये आवश्यकता महसूस किया। ये सारे चीज कठिनाइयां आ रही थी। देखो, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए एक जगह रहा, पहले जंगली जानवर को दिखता था तो दूसरा जगह भाग जाता था, लेकिन अब तो नहीं भाग सकता ना, अब अस्थायी रूप से रह रहा। तो जंगली जानवर से सुरक्षा के लिए लोग को घर बनाना आवश्यक था। ठीक है, परिवार के साथ रहने के लिए, एक जगह बहुत सारे लोग रहते हैं, परिवार रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए भी एक घर होना चाहिए। खेती करने के लिए, अगर हम खेती कर रहे हैं तो खेती तो एक दिन में होने वाला नहीं है, उसको देख रेख करना पड़ेगा। अब उसको देखने के लिए हमको वहीं पे रहना पड़ेगा। अब वहीं पे रहना पड़ेगा तो हमको ये सारा चीज, वर्षा से बचाव करना होगा, धूप से बचाव करना होगा, जंगली जानवर से बचाव करना होगा। तो हमको एक क्या बनाना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। तो खेती करने के लिए, पशुपालन करने के लिए, पशु को एक घर में रखने के लिए, या फिर गाय हम पाले तो जंगली जानवर आके उसको खा लेगा, तो गाय को भी, पालतू पशु को रखने के लिए घर की आवश्यकता महसूस की। व्यापार करने के लिए, पहले व्यापार नहीं होता था, पहले ये लोग, हम लोग पैसा देकर सामान नहीं करते थे, हम लोग पहले सामान देके सामान खरीदते थे, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते थे। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं इसे। ठीक है, तो व्यापार करने के लिए भी ये लोग क्या किया, अपना एक घर बनाने का आवश्यकता महसूस किया, और यहीं से अधिवास का इतिहास स्टार्ट होता है। ठीक है, इन्हीं आवश्यकताओं के कारण मनुष्य ने अस्थाई घर बनाया। इन्हीं सब आवश्यकताओं के कारण मनुष्य क्या बनाया, अपना एक अस्थाई घर बनाया। ठीक है, और धीरे धीरे बस्तियों का विकास हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ, उनमें बस्तियों का विकास हुआ। तो आप लोग को समझ में आया कि मनुष्य को अधिवास की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये सारा चीजों से बचने के लिए मनुष्य ने क्या किया, अपना घर बनाया। अब धीरे धीरे सब घर बनाते 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 क्या हो गया, वो पूरा बस्ती यानी अधिवास क्या हो गया, जन्म ले लिया। समझ में आया यहाँ तक। अब समझो अधिवास क्या होता है, हम लोग समझ गया। अधिवास की आवश्यकता मनुष्य को ये महसूस कब हुई, आवश्यकता कब पड़ी, ये सारा चीज भी हम लोग देखें। अब देखो कि अधिवास के प्रकार, अधिवास दो प्रकार का होता है। एक होता है ग्रामीण अधिवास और एक होता है नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास को रूरल सेटलमेंट और नगरीय अधिवास को अर्बन सेटलमेंट कहते हैं। अब हम लोग एक एक करके अच्छा तरीका से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवास। ठीक है, ग्रामीण अधिवास होता क्या है। तो ग्रामीण अधिवास, ठीक है, जिन अधिवास में, अब अधिवास तो आपको पता है जहां मनुष्य रहता है उसी को, स्थान को क्या कहते हैं, अधिवास कहते हैं। जिस अधिवास में
अधिकांश लोग प्राथमिक आर्थिक गतिविधि, प्राथमिक कार्य का मतलब होता है ऐसा कार्य जो डायरेक्ट नेचर से जुड़ा हो, जैसे पशुपालन करना, खेती करना, ये सारा काम क्या है, पूरा नेचर से जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, ये सारा काम आता है प्राथमिक कार्य में। ठीक है, तो जिन अधिवास में अधिकांश लोग कौन सा काम करते हैं, प्राथमिक कार्य करते हैं, उसी अधिवास को हम लोग कहते हैं ग्रामीण अधिवास। जैसे कृषि करना, ये भी क्या है, प्राथमिक कार्य में आया। पशुपालन, ये भी प्राथमिक कार्य में आया। मछली पकड़ना, ये भी प्राथमिक कार्य है। विनिका मतलब बहुत सारा जड़ी बूटी क्या करना, जंगल में जाके इकट्ठा करना, इसी को हम लोग कहते हैं विनिकी। ठीक है, आखेट यानी शिकार करना, ये सारा का जो काम है, ये कहां से जुड़ा हुआ है, नेचर से जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं प्राथमिक कार्य। तो ऐसा अधिवास जहां पे अधिकतर लोग कौन सा काम करते हैं, प्राथमिक कार्य करते हैं। यहाँ पे कोई भी बड़ा बड़ा ऑफिस नहीं होता, बड़ा बड़ा कंपनी का मुख्यालय नहीं होता जो यहाँ पे लोग काम करते हैं बड़ा बड़ा कंपनी में, नहीं। ऐसा क्षेत्र जहां पे अधिकतर लोग क्या काम करते हैं, कृषि करते हैं, नेचर से जुड़ा काम करते हैं, पशुपालन करते हैं, कृषि करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये आखेट करते हैं, शिकार करते हैं, ये सारा काम करते हैं, उत्खनन करते हैं, जमीन को खोदते हैं, ये सारा का सारा काम करते हैं। यानी ये सारा का सारा काम नेचर से जुड़ा हुआ काम है, और नेचर से जुड़ा हुआ जो काम होता है वो आपका कहलाता है ग्रामीण अधिवास। यानी यहाँ के लोग, जहाँ के लोग नेचर से जुड़ा हुआ ज्यादा काम करते हैं, वही क्षेत्र कहलाता है ग्रामीण अधिवास। ठीक है, आदि से जुड़े होते हैं उन्हें ग्रामीण अधिवास कहते हैं। अधिकतर लोग, अगर मान लो कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, एक क्षेत्र है, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल के रूप में समझाएं कि एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है, ठीक है, मान लो एग्जांपल के रूप में ये ए क्षेत्र है और ये बी क्षेत्र है। ठीक है, अब ए क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्राथमिक कार्य हो रहा है। सबसे ज्यादा प्राथमिक कार्य का मतलब होता है वहां कृषि सबसे ज्यादा हो रहा है, पशुपालन ज्यादा हो रहा है, मछली पकड़ना ज्यादा हो रहा है, वानिकी ज्यादा हो रहा है, आखेट ज्यादा हो रहा है। यानी ये सारा का सारा प्राथमिक कार्य होता है, और प्राथमिक कार्य ए वाला क्षेत्र में ज्यादा हो रहा है और बी वाला क्षेत्र में कम हो रहा है। समझ में आया, प्राथमिक कार्य ए वाला क्षेत्र में ज्यादा हो रहा है और बी वाला क्षेत्र में कम हो रहा है, तो ग्रामीण अधिवास कहलाएगा ए नंबर वाला। यानी यहाँ का अधिकतर लोग क्या चीज से जुड़ा है, प्राथमिक कार्य से जुड़ा हुआ। और बी का अधिकतर लोग ऑफिस में काम करता है, परिवहन व्यवस्था में काम करता है, सेवा सेक्टर में काम करता है, तो ये हो जाएगा शहरी अधिवास। ठीक है, या फिर नगरीय अधिवास। ठीक है, लेकिन ये हो जाएगा ग्रामीण अधिवास। यहाँ का अधिकतर लोग क्या है, नेचर से जुड़ा हुआ काम कर रहा है। देखो, ग्रामीण अधिवास के स्थानीय नाम। अब ग्रामीण अधिवास होता है ना, इसको अलग अलग जगह में अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। जैसे कि कुछ कहीं पे आप लोग को नाम सुनोगे पूर्व, कहीं पे बोलता है पूरा, पूर्वा, खुर्द, कला, पल्ली, छपरा, खेड़ा, नंगला, खास आदि, ये सब अलग अलग जगह में अलग अलग नामों से इसको हम लोग जानते हैं। यानी आप लोग को समझ में आया ग्रामीण अधिवास क्या होता है। ग्रामीण अधिवास वो अधिवास होता है जहां के अधिकतर लोग क्या है, कृषि से जुड़े काम करते हैं। ठीक है, प्राथमिक कार्य से जुड़े हैं। ठीक है, अब इसका कुछ मुख्य विशेषता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ग्रामीण अधिवास का कुछ मुख्य विशेषता होता है। देखो, विशेषता क्या है, अधिकांश लोग प्राथमिक कार्य से जुड़े होते हैं। यहाँ के अधिकतर लोग क्या है, प्राथमिक कार्य से जुड़े हुए होते हैं। दूसरा, जनसंख्या सामान्य कम होते हैं। यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या क्या होता है, शहर का मुकाबला में बहुत ज्यादा कम होता है। और यहाँ के लोग अधिकतर प्राथमिक कार्य से जुड़े हुए कार्य करते हैं। यहाँ पे कोई बड़ा बड़ा ऑफिस नहीं होता, यहाँ के लोग डायरेक्ट नेचर से जुड़ा काम करते हैं। ठीक है, कृषि भूमि का विस्तार अधिक होता है। अब जनसंख्या कम होगा तो भाई रहेंगे लोग कम, तो मकान वगैरह कम बना होगा, क्योंकि लोग यहाँ पे संख्या क्या है, लोगों की संख्या कम है, तो यहाँ पे मकान क्या होगा, बहुत कम होगा। तो यहाँ पे फसल वाला कृषि योग्य भूमि बहुत ज्यादा क्या होता है, यहाँ पे होता है। तो वही बोला है, कृषि भूमि का विस्तार क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, मकान अपेक्षाकृत कम घने होते हैं। मतलब यहाँ के मकान बहुत 10-10 मंजिला 10-10 तल्ला तक नहीं बनता है, बहुत छोटा छोटा मकान होता है। यहाँ तक कि मट्टी का और पक्का का क्या होता है, मकान होता है। ठीक है, सामाजिक एवं सामुदायिक संबंध अपेक्षाकृत कम होता है। देखो, अगर ग्रामीण अधिवास का अगर बात करोगे तो यहाँ लोगों में क्या होता है, एकता होता है। लोग क्या करते हैं, दुख सुख में लोग साथ मिलकर एक दूसरे का भावनाओं को समझने का कोशिश करते हैं। लेकिन यही शहर का बात करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, सामाजिक एवं समुदाय संबंध क्या होता है, बहुत ज्यादा कमजोर होता है या फिर ना के बराबर होता है। इसका मतलब है कि शहर में आपका दुख सुख सुनने वाला कोई नहीं है, सब अपने आप में मस्त है। ठीक है, अगर आप भी शहर से हो तो आपको पता होगा कि हमारा दुख सुख सुनने वाला
कोई नहीं है। लेकिन यही आप गांव का में अगर रहते हो, गांव होगा आपका, तो आपको पता होगा कि गांव के लोग में कोई भी एक परिवार में समस्या आता है ना, तो सभी के सभी लोग क्या होते हैं, मिल के क्या होते हैं, उसका साथ देते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण अधिवास में ये सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे सामाजिक एवं सामुदायिक संबंध क्या होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। यहाँ के लोग सुख दुख में सबका साथ देते हैं। ठीक है, कृषि और पशुपालन अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होते हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है पैसा का, यानी कमाई कहाँ से हो रहा है। तो ग्रामीण अधिवास का कमाई का सबसे बड़ा साधन है कृषि, क्योंकि यहाँ पे कृषि योग्य भूमि ज्यादा है, तो यहाँ पे कृषि क्या होता है, ज्यादा होता है। और पशुपालन, जमीन भी ज्यादा है तो हम लोग आराम से पशुपालन भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रामीण अधिवास का मुख्य कमाई का जरिया क्या होता है, कृषि और पशुपालन। ग्रामीण अधिवास का विकसित एवं बड़ा रूप आगे चलकर नगरीय अधिवास का रूप ले सकता है। अब देखो, तुम अगर सोच रहे हो कि नगरीय अधिवास का मतलब अभी पढ़ाएंगे नगरीय अधिवास, तो नगरीय अधिवास कोई आसमान से टपका नहीं है, वो एक समय ग्रामीण ही अधिवास था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उस शहर में टेक्नोलॉजी आया, लोग प्राथमिक कार्य से छोड़कर उद्योग में जुड़ गए, सेवा में जुड़ गए, सेवा कार्य में जुड़ गए, वहां का टेक्नोलॉजी बढ़ गया, वहां का सड़क उड़क सही हो गया, वहां का जनसंख्या बढ़ गया, तो वही ग्रामीण आदिवासी एक समय बाद बन जाता है शहरी अधिवास, यानी अर्बन सिविलाइज सेटलमेंट। ठीक है, नगरीय अधिवास का विकसित रूप ही क्या होता है, सॉरी, ग्रामीण अधिवास का विकसित ही रूप क्या होता है, नगरीय अधिवास होता है। ठीक है, अर्बन सेटलमेंट। अब हम लोग देख लिए अर्बन सेटल, ये ग्रामीण अधिवास क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे नगरीय अधिवास क्या होता है। ठीक है, अर्बन सेटलमेंट क्या होता है। देखो, जिन अधिवास में ठीक है, अधिकांश लोग कृषि के बजाय, ग्रामीण अधिवास में क्या करता था, कृषि करता था, लेकिन नगरीय अधिवास में यहाँ के लोग कृषि के बजाय उद्योग, बड़े बड़े कंपनी में काम करते हैं, बड़े बड़े व्यापारी लोग होते हैं। ठीक है, व्यापार, परिवहन, जैसे कि ड्राइवर हो गया, ठीक है, व्यापार यानी बिजनेसमैन हो गया, प्रशासन यानी पुलिस हो गया, जज हो गया, ठीक है, शिक्षा यानी टीचर हो गया, स्वास्थ्य हो गया, डॉक्टर लोग हो गया, और अन्य सेवाओं में लगे होते हैं, उसे नगरीय अधिवास कहते हैं। यानी ये सारा काम देखोगे, जैसे उद्योग, व्यापार, परिवहन, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी ये सारा का सारा काम नेचर से जुड़ा लग रहा है, नेचर से जुड़ा कोई काम नहीं है। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पे नेचर से छोड़कर लोग द्वितीय और तृतीय कार्य करते हैं। द्वितीय कार्य में बड़ा बड़ा उद्योग आ जाएगा, तृतीय कार्य में आ जाएगा आपका सर्विस सेक्टर, सेवा वाला। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो, परिवहन वाला सेवा सेक्टर है, शिक्षा सेवा सेक्टर है, स्वास्थ्य वाला सेवा सेक्टर है, ये सारा सेवा सेक्टर है। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम आपको सेवा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप हमको फीस दोगे तो हम क्या करेंगे, आपको कुछ सामान देंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, आपको पढ़ाई करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, यानी आप हमको पैसा दोगे तो हम आपको कुछ सामान नहीं देंगे, बल्कि क्या देंगे, सेवा देंगे। ठीक है, तो वैसा ही परिवहन, जैसे कि हम कोई ये ट्रेन में गए, तो ट्रेन वाला का टिकट कटवाएं, तो हम उसको पैसा दिए, तो हमको कोई सामान दिया नहीं, हमको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ दिया, तो ये क्या है, सेवा है। ठीक है, तो ऐसा क्षेत्र जहां पे लोग द्वितीय और तृतीय कार्य से जुड़े होते हैं, उसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं नगरीय अधिवास। मतलब यहाँ के जो लोग होते हैं, ये प्राथमिक कार्य से जुड़े नहीं होते हैं, यानी कृषि कार्य से जुड़े हुए नहीं होते हैं, लोग द्वितीय और तृतीय कार्य में जुड़े होते हैं। तृतीय कार्य मतलब तो आपको समझ में आ गया, सर्विस सेक्टर। द्वितीय कार्य में होता है बड़े बड़े उद्योग आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे चीज में जुड़े होते हैं, उसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं नगरीय अधिवास, अर्बन सेटलमेंट। अब इसकी कुछ विशेषता है, जनसंख्या अधिक और जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। देखो, अब शहर में कोई भी बड़ा बड़ा कंपनी होता है, वो शहर में आना चाहता है। ठीक है, अब शहर में आया कंपनी, अब शहर में आने के बाद अपना कंपनी बनाया, तो भाई उस कंपनी में काम करने के लिए कोई ना कोई तो वर्कर्स की जरूरत होगी कि नहीं। अब वो वर्कर कहाँ से आते हैं, अब वर्कर कहाँ से आएंगे, अब वो क्या करते हैं, ग्राम से, गांव से लोग क्या होते हैं, शहर में आ जाते हैं, और उनको नौकरी मिल जाता है उस कंपनी में। यानी क्या हुआ, गांव के लोग कहाँ पे आ गए, शहर में आ गए, और शहर में रह के क्या कर रहे हैं, उस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। सिर्फ नौकरी करने के लिए कहाँ पे आए हैं, शहर में आए हैं, लेकिन रहते कहाँ हैं, वो गांव में रहते हैं। तो जाहिर सा बात है, शहर का जितना जनसंख्या था, और भी बहुत सारे लोग आके इस कंपनी में काम करने लगे, ऐसे करके और भी बहुत सारा कंपनी हुआ, तो बहुत सारे गांव से अलग अलग लोग आके यहाँ पे रहने लगे। तो शहर का जनसंख्या क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। क्यों अधिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आके कंपनियां बैठाती है, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं,
दूर दूर से अपने घर छोड़कर सिर्फ नौकरी की तलाश में आके शहर में बसते हैं और शहर में बसकर अपना काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए शहर का जनसंख्या क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो आपसे पूछेगा नगरी अधिवास का जनसंख्या क्या होता है, बहुत ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व, जैसे कि आप गांव में देखोगे तो एक घर में 2 व्यक्ति रह रहे हैं, लेकिन शहर में वही एक घर में 20 व्यक्ति रह रहे हैं, यानी यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या होता है, बहुत ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, उद्योगों एवं निर्माण कार्य विकसित होते हैं। अगर नगरीय अधिवास का अगर देखोगे तो यहाँ पे उद्योग और निर्माण, बड़ा बड़ा कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये सारा काम यहाँ पे विकसित हुआ है, लेकिन प्राथमिक कार्य यहाँ पे विकसित नहीं है। व्यापार और सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ, यहाँ पे बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग होता है। सेवा सेक्टर में जैसे कि परिवहन का सेक्टर, परिवहन व्यवस्था पूरी तरीके से अच्छा है, रोड बड़ा बड़ा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई उद्योग को एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो परिवहन व्यवस्था तो अच्छा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे सेवा सेक्टर, व्यापार, ये सारा का सारा चीज अच्छा होता है। ठीक है, परिवहन और संचार सुविधा भी क्या होती है, बहुत अच्छा होती है। मकान पास पास तथा कई स्थानों बहुत मंजिल का। अब देखो जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो लोग क्या होंगे, पास पास रहेंगे। अब पास पास रहने के वजह से जनसंख्या ज्यादा है तो उसमें भी नहीं हो रहा है पास पास रहने के लिए भी, तो क्या किया है, अपना बिल्डिंग बड़ा बड़ा बना लिया, 10-10 तल्ला 20-20 तल्ला का यहाँ पे बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। तो मकान बहुत पास पास होता है, क्यों, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, रहने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, अगर मान लो इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, अगर मान लो इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, अब यहाँ पे एक लोग है तो ये आराम से रह लेगा। लेकिन यही हम बोलेंगे बाबू यहाँ पे हम 8 लोग रखेंगे तो ये जगह तो बहुत ज्यादा लेगा ना, सब क्या होगा, थोड़ा थोड़ा जगह एडजस्ट करेगा, ये ऐसे करके, समझ में आया ना। तो यहाँ पे देखो 8 लोग है तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत पास पास हो गया। लेकिन एक जन रहता तो पूरा आराम से सोता घूमता फिरता, कोई मतलब नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 8 लोग हो गया, तो वही बोला है शहर की जनसंख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ जाने के बाद शहर तो बड़ा नहीं हो रहा है, शहर तो छोटा ही है, लेकिन जनसंख्या क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो जिसके वजह से लोग पास पास रहने लगते हैं और मकान भी क्या होता है, बहुत ऊंचे ऊंचे बना लेते हैं, रहने के लिए जगह नहीं होता है। तो भी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधा अधिक विकसित होती है। यहाँ पे आप लोग देखोगे शिक्षा, बड़ा बड़ा ये यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, यहाँ पे मिल जाएगा। स्वास्थ्य सुविधा जैसे बड़ा बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे आप लोग को शहर में मिल जाएगा। लेकिन गांव में देखोगे तो ये सारा चीज आप लोग को नहीं मिलेगा। आप लोग देखे भी होंगे गांव से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं शहर में इलाज करवाने के लिए। ठीक है, जैसे आप लोग का शहर का उदाहरण दे दो, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ये सब बड़े बड़े शहर है। यहाँ पे देखोगे तो आबादी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा है। ये सारा चीज, परिवहन, स्वास्थ्य सुविधा, ये सारा का सारा चीज बहुत ही अच्छा है। ठीक है, लेकिन इसका कुछ दोष भी है। ठीक है, इसका कुछ दोष भी है। दोस्त क्या है, दोस्त आप लोग कमेंट में करके बताओगे, एगो हम दोस्त बता देते हैं। अगर देखो आबादी अगर कोई क्षेत्र में सबसे ज्यादा होगा तो वहां पे गंदगी बहुत ज्यादा होगा, गंदगी ज्यादा होगा। ये आप लोग का क्या होगा, परिवहन व्यवस्था अच्छा तो रहेगा लेकिन बहुत ज्यादा जाम होगा परिवहन व्यवस्था। जैसे कोलकाता में आप लोग देखोगे, मुंबई में देखोगे, दिल्ली में देखोगे तो ट्रेन में इतना ज्यादा भीड़ रहता है कि इंसान को तो क्या एक चींटी चढ़ने के लायक नहीं है। ठीक है, तो ये सारा चीज बहुत ज्यादा जाम रहता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया अधिवास क्या होता है। अब हम लोग देखे थे अधिवास कितना प्रकार का, अधिवास हम लोग समझ गए अधिवास क्या होता है। अब अधिवास 2 प्रकार का होता है, एक होता है ग्रामीण अधिवास, ठीक है, और एक होता है शहरी अधिवास। ठीक है, दोनों को हम लोग समझ गए हैं। अब ग्रामीण अधिवास 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ग्रामीण अधिवास को अब हम लोग समझेंगे, जिसमें से सबसे पहला प्रकार है प्राकीर्ण अधिवास। ठीक है, पहला प्रकार है प्राकीर्ण अधिवास, दूसरा है सघन अधिवास, तीसरा है संयुक्त अधिवास, चौथा है अपखंडित अधिवास। समझ में आया, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आया। अधिवास हम लोग पढ़ रहे थे, अधिवास कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक होता है ग्रामीण, दूसरा क्या होता है शहरी, जिसमें से ग्रामीण अधिवास 4 प्रकार का होता है। समझ में आया। तो देखो ग्रामीण अधिवास के प्रकार, ग्रामीण अधिवास मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। एक का नाम है प्राकीर्ण अधिवास, दूसरा का नाम है सघन अधिवास, तीसरा का नाम है संयुक्त अधिवास और चौथा का नाम है अपखंडित अधिवास। अब हम लोग एक एक करके इसको भी इस वीडियो में पढ़ लेंगे और अपना अगला वीडियो में हम लोग शहरी अधिवास को पढ़ेंगे। ठीक है, शहरी अधिवास को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राकीर्ण अधिवास। ठीक है, ये अधिवास क्या है,
जिन अधिवास में मकान एक दूसरे से काफी दूर पर अलग अलग बने होते हैं उसे प्रकीर्ण अधिवास कहते हैं। ऐसा अधिवास जैसे कि मान लो एक घर एक यहाँ पे, जैसे कि कोई पहाड़ वहाड़ में आप लोग देखे होंगे, कहीं घूमने उमने गए होंगे, तो अगर देखोगे पहाड़ में कोई एक जगह में घर है तो एक ही जगह में एगो घर है, फिर बहुत दूर में कम से कम 500-600 मीटर में वो घर है, फिर आपको 200-300 मीटर पे एक घर मिलेगा, फिर ऐसे करके मतलब घर क्या है, घर है लेकिन क्या है, बिखरा हुआ है। क्या है, बिखरा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे घर मिलेगा, थोड़ा यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा वहां पे मिलेगा, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा क्या होगा, बटा बटा मिलेगा, दूर दूर में घर मिलेगा। तो ऐसा अधिवास जो ऐसा बस्ती बसता है उसी बस्ती को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकीर्ण अधिवास। अधिवास या फिर बस्ती भी आप बोल सकते हैं। तो वही बोला है, जिन अधिवास या बस्ती में, अधिवास को हम बस्ती भी कहते हैं, आपको बताएं, जिस बस्ती में मकान एक दूसरे से काफी होते हैं, क्या होते हैं, काफी दूर पर अलग अलग बने होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकीर्ण अधिवास कहते हैं। इसे बिखरा हुआ, क्योंकि बिखरा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा वहां पे, थोड़ा सा वहां पे, ऐसे करके बिखरा हुआ, या एकाकी, एकाकी मतलब एक इधर एक इधर एक उधर, ऐसा करके, ठीक है। इसे बिखरा हुआ या एकाकी अधिवास भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। लेकिन यहाँ के कुछ विशेषता है, उसको देख लो। घरों के बीच काफी दूरी होता है, घर के बीच क्या होता है, 500 600 200 मीटर ऐसे दूर होता है, कभी कभी तो 1-1 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर मान लो एक घर यहाँ पे है, एक घर वहां पे, ठीक है, तो बीच वाला क्षेत्र में हम लोग क्या कर लेंगे, अपना कृषि कर लेंगे या पशुपालन कर लेंगे। तो जहां पे ऐसा चीज देखने को मिलता है, कृषि पशुपालन ज्यादा, तो वहां पे ऐसा ही आप लोग को क्या होगा, देखने को मिलेगा। गाँव में ऐसा आप लोग को देखने को मिलेगा। कृषि एवं पशुपालन वाले क्षेत्र में क्या होते हैं, लोग क्या करते हैं, अपना अधिकतर जमीन पे क्या करते हैं, कृषि करते हैं, और एक घर यहाँ पे है, एक घर बहुत दूर दूर में, ठीक है। तो ऐसा प्रत्येक परिवार अपेक्षाकृत अलग रहता है। परिवार मतलब क्या हो गया, आपका यहाँ पे पड़ोसी देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका घर के बगल में पड़ोसी होता है, वैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे घर क्या है, बहुत दूर दूर है, तो पड़ोसी का नामो निशान नहीं होता है, ठीक है। और झगड़ा का भी नामो निशान नहीं होता है, जितना पड़ोसी से झगड़ा होता है उतना तो और किसी से नहीं होता है। प्रत्येक परिवार अपेक्षाकृत क्या होता है, अलग अलग रहता है। जनसंख्या घनत्व कम होता है, एक जगह में क्या कर रहा है, एक जगह में बहुत कम लोग रह रहे हैं एक घर में, दूसरा बहुत दूर है, तो उस घर में क्या हो रहा है, ये लोग बहुत ज्यादा कम रह रहा है, तो इसलिए जनसंख्या घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। और आपको जनसंख्या घनत्व बहुत ही अच्छे तरीका से भारत की जनसंख्या वाला चैप्टर में समझाए थे, ठीक है, कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आप लोग जनसंख्या घनत्व आप लोग को पता ही होना चाहिए, ठीक है। खेत और घर पास होने से, खेत और घर पास होने से कृषि कार्य में सुविधा होती है। देखो अभी हम क्या बोले, घर क्या होता है, दूर दूर होता है, लेकिन यहाँ पे ये लाइन लिखा गया है, इसको अच्छा से देखो, खेत और घर, घर घर का बात नहीं कर रहा, हम क्या बोले, घर घर बहुत दूर रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, खेत और घर पास होने से कृषि कार्य में बहुत सुविधा होता है। अभी हम क्या बोले, एक यहाँ पे घर है और एक वहां पे घर है, ठीक है, तो घर बहुत दूर है, बीच में क्या कर लिया, कृषि कर लिया। तो देखो यहाँ पे घर है और यहाँ पे क्या हो रहा है, कृषि हो रहा है, तो हम घर से आराम से अपना अपना फसल पे क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी फसल को नुकसान ना पहुंचाए, कोई भी जीव जंतु जो है फसल को नुकसान ना पहुंचाए, या फिर कोई इंसान, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। खेत और घर पास होने से कृषि कार्य में क्या होता है, बहुत ज्यादा सुविधा होता है। सामान्यतः भीड़ और प्रदूषण कम होता है, यहाँ पे आबादी कम रहेगा तो आप लोगों को पता है भीड़ कम होगा, अब भीड़ कम है तो क्या होगा, यहाँ पे प्रदूषण कम होगा। लेकिन इसका कुछ दोष भी है, इसका कुछ दोष भी है। देखो इसका दोष क्या है, सामाजिक संपर्क अपेक्षाकृत कम होता है, यहाँ पे लोग में एकता नहीं होता, जैसे कि गांव में होता है, सब लोग क्या होते हैं, सुख दुख सुख में क्या होते हैं, साथ आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपका अगर कोई मुसीबत है तो आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर में है, ठीक है, संपर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सड़क, बिजली और पानी पहुंचाना कठिन एवं महंगा हो सकता है। देखो अब सरकार भी क्या करेगी, सरकार अगर मान लो एक पॉल बिछाई, अब उस पॉल से सबको लाइन देना है, ठीक है, तो अगर शहर में बिछाएगी तो एक पॉल से 10 गो घर में लाइन चला जाएगा, लेकिन अगर ऐसा क्षेत्र में बिछाएगी तो एक पॉल में सिर्फ एक ही घर में लाइन जाएगा। तो अगर मान लीजिए सरकार यहाँ पे बिछाएगी या फिर कोई प्राइवेट कंपनी भी पॉल बिछाएगा, तो यहाँ पे एक ही गो घर है, उसको तो लाइन का जरूरत होगा ही। अब मान लीजिए जब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही गो पॉल होगा, कोई भी लाइन देगा, तो जाहिर सा बात है वो क्या लेगा, पैसा ज्यादा लेगा, ठीक है।
तो वही बोला है, सड़क, बिजली और पानी बहुत कठिन और क्या होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा दूर हो जाती है। सरकार भी क्या करेगी, हर एक घर के लिए उसका पास में स्कूल खोलेगा, अस्पताल खोलेगा, सरकारी नहीं। तो सरकार क्या करता है, थोड़ा दूर में क्या करता है, स्कूल बना देता है और स्वास्थ्य सुविधा अस्पताल बना दिया। अब कोई भी समस्या होगा इसका स्वास्थ्य से या फिर स्कूल जाना हो तो इन लोग को बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आसपास में कोई भी स्कूल और अस्पताल यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, कहाँ जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। तो ये सारा आपका क्या है, ये सारा दोष है। विकास की गति अपेक्षाकृत कम हो सकती है। भारत में कोई भी टेक्नोलॉजी आया तो ये वाले शहर में बहुत कम और बहुत देर बाद क्या होगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी पहुंचेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग उदाहरण देखोगे तो कहाँ पे ऐसा अधिवास देखने को मिलेगा, तो हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में, वहां पे बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाका है, वहां पे बहुत दूर दूर में लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे कनाडा में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, न्यूजीलैंड में मिलेगा। ठीक है, ये तो उसके बाद एक और है आपका, ठीक है, सघन अधिवास। ठीक है, सघन अधिवास का मतलब समझ में आ रहा है ना, अभी हम लोग क्या पढ़े, दूर दूर, अब क्या हो जाएगा, अधिवास पास पास होता है, एकदम सटा सटा। ठीक है, देखो जिस अधिवास में मकान एक दूसरे से बहुत पास पास बने होते हैं, कहां बने होते हैं, एकदम पास पास बने होते हैं, उसे सघन अधिवास करते हैं, एकदम पास पास में। जैसे कि आपका घर होगा, आप लोग को देखे होंगे, आप लोग घर के बगल में पड़ोसी का घर। ठीक है, ठीक है, तो वैसे ही करके एकदम घर क्या है, एकदम सटा सटा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे अधिवास को हम लोग क्या कहते हैं, सघन अधिवास। इसे एकत्रित, एकत्रित का मतलब होता है पास पास, एकदम एकत्र करके जोड़ दिया। ठीक है, यह पूंजित अधिवास के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इसका कुछ विशेषता है, देखो घर पास पास बने होते हैं, ये बात आपको समझ में आया। जनसंख्या घनत्व तो अधिक होता है, देखो अगर पास पास रहेगा तो जनसंख्या घनत्व तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर जनसंख्या वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, बहुत ही अच्छा से एक वीडियो में पूरा भारत की जनसंख्या कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद सामाजिक एकता एवं संपर्क अधिक होता है। अब देखो लोग पास पास में हैं, तो पास पास होने से लोगों के बीच क्या होता है, दोस्ती बढ़ जाता है, पड़ोसी के साथ बात विचार होने लगता है। लेकिन वो अधिवास में क्या होता है, सघन अधिवास में ऐसा नहीं होता है, लोग पास पास रहने के लिए रहते हैं, जिसके वजह से इन लोग में क्या होता है, एकता उत्पन्न हो जाता है, लोग सुख दुख शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सामाजिक एकता एवं संपर्क क्या हो जाता है, यहाँ पे अधिक हो जाता है। लेकिन जो अभी अधिवास पढ़े थे उसमें आप लोग का क्या होता है, प्राचीन अधिवास में, उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधा यहाँ पे आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है। सरकार भी सोचेगा यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, ये वो स्कूल खोलो, सारा घर का क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से सुविधा। सड़क एवं अन्य सुविधा का विकास अपेक्षाकृत आसान होता है। यहाँ पे सड़क बनाना, ये सारा सुविधा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रहा है, तो सरकार भी बात सुनती है। लेकिन वहां पे प्राचीन अधिवास में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वहां पे एक इंसान का बात कौन सुनेगा। सामान्यतः उपजाऊ मैदान में ऐसे अधिवास देखने को मिले, उपजाऊ क्षेत्र में, जहां पे उपजाऊ भूमि होगा ना, वहां पे ऐसा अधिवास देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे अधिकतर लोग कृषि करेंगे, कृषि करने के वजह से वहां की जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ का कुछ दोष भी है, देखो दोष क्या है, हर एक चीज का कुछ गुण है तो कुछ दोष भी है, तो इसका भी कुछ दोष है। देखो जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। अब देखो, अब एक लोग एकदम पूरा पास पास रह रहे हैं तो वहां का जनसंख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, भीड़ भाड़ की समस्या हो सकती है, ट्रैफिक समस्या हो जाएगा आपका, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगा। ठीक है, लोगों को नौकरी में समान अवसर नहीं मिल पाएगा, ये सारा चीज। गंदगी एवं प्रदूषण बढ़ सकता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोग अधिक है, हर एक क्या करेगा, हर एक लोग के घर से कचरा निकलेगा, कचरा निकाल के क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा वहां पे। ठीक है, प्रदूषण बढ़ सकता है। रोजगार की कमी होने पर बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि अभी बताएं कि आपके पास 2 लड्डू है, ठीक है, आपके पास 2 लड्डू है और आपके पास आया है 10 जन, तो आप सबको दीजिएगा ना, हाँ सबको देना आपको बनता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आपके पास 2 ही को लड्डू, आप 2 ही को दीजिएगा। तो अब आप ये मत बोलिएगा भैया कि हम उसको तोड़ तोड़ के 10 को बांट देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपके पास 2 लड्डू है तो 10 गो आया है, तो आप उसमें से 2 ही को दे सकते हैं ना। तो भारत में भी क्या है, नगर की जो संसाधन है वो सीमित है, लेकिन वहां पे लोग रह रहे हैं बहुत ज्यादा, तो भाई कैसे करेगा वो मैनेज। तो यहाँ पे जो लोगों को नहीं मिल पाता रोजगार, वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे बेरोजगार होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में देखोगे ऐसा, बिहार और पश्चिम बंगाल के अनेक गांव में ऐसा उदाहरण है, जो क्या है, बहुत ज्यादा घने हैं, लेकिन वहां पे ये सारा चीज समस्या है। जैसे जनसंख्या का दबाव है, भीड़ भाड़ की समस्या है, गंदगी, प्रदूषण है, उसके बाद बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो पूरा भारत की समस्या बन गया है, कोई एक राज्य का नहीं है।
ठीक है। तो बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है भारत में। उसके बाद देखो अगला, जिसका नाम है संयुक्त अधिवास। संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक छोटे गांव अथवा पूर्व आपस में मिलकर एक बड़ी बस्ती का रूप ले लेते हैं तो उसे संयुक्त अधिवास कहते हैं। देखो, अगर मान लो यहाँ पे कोई एक बस्ती था, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत छोटा बस्ती था जिसका नाम था ए, और यहाँ पे एक बहुत छोटा बस्ती था जिसका नाम था बी, ठीक है, बहुत छोटा छोटा बस्ती है, ठीक है। यहाँ पे एक और बस्ती था, एक का नाम था सी, ठीक है। अब मान लो जो धीरे धीरे इस क्षेत्र में खाली था, ठीक है, धीरे धीरे ये क्षेत्र खाली था, धीरे धीरे ये भी क्षेत्र में क्या हो गया, ये एक्स क्षेत्र था, ये वाई क्षेत्र था, ठीक है। अब धीरे धीरे ये क्षेत्र में क्या होने लगा, जनसंख्या बढ़ना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे भी एक बस्ती बन गया, यहाँ पे भी एक बस्ती बन गया, धीरे धीरे यहाँ पे भी जनसंख्या बसने लगा। तो अब देखो, अब जन अधिवास क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो अभी सारा बड़ा अधिवास को हम लोग क्या कर देंगे, एक में मिला देंगे, यानी संयुक्त कर देंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त अधिवास। समझ में आया? या फिर दो लो, या फिर दो से अधिक, या तीन या चार भी हो सकता है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक छोटे गांव, छोटा छोटा गांव था, छोटा छोटा गांव अथवा पूर्व आपस में मिलकर, पूर्वा बोलो या गांव बोलो, बात बराबर है, गांव अथवा पूर्व आपस में मिलकर एक बड़ी बस्ती का रूप ले लेता है। ये सारा मिलकर क्या हो गया, एक बड़ा बस्ती बन गया। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त अधिवास के नाम से जानते हैं। प्रो रामलोचन सिंह ने इसे अर्ध सधन अधिवास कहा। क्या कहा है? अर्ध सधन अधिवास। ये याद रखना आप लोग। यहाँ की कुछ विशेषता है, कई छोटे छोटे गांव पूर्व में मिलकर एक बड़ी बस्ती बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सभी भाग आपस में जुड़े होते हैं, सभी के सभी गांव क्या हो जाते हैं, फिर आपस में जब बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। सामाजिक एवं आर्थिक संबंध क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। पहले देखो ये छोटा बस्ती था, ये छोटा, ये छोटा छोटा अलग अलग, तो क्या सामाजिक संबंध बन नहीं पाता है, लोगों में एकता नहीं हो पाती। लेकिन जब बन जाता है पूरा बड़ा अधिवास तो लोगों में क्या हो जाती है, एकता आ जाती है, ठीक है। कृषि क्षेत्र के आसपास ऐसे अधिवास अधिक विकसित होते हैं, जहां पे कृषि वगैरह अच्छा होता है वहां पे ऐसे अधिवास आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका भी कुछ दोष है। तो दोष क्या है? बाढ़ या आग जैसी समस्या का प्रभाव कई भागों तक पहुंच सकता है। अब देखो छोटा छोटा गांव है, छोटा छोटा गांव कस्बा है, इस गांव में अगर आग लगा, धीरे धीरे अगर हो सकता है ये भी गांव में फैल जाए, इस गांव में फैलने की वजह से इसका पास में जो गांव होगा वो इसमें फैल जाएगा, फिर यहाँ फैल जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये सारा चीज आप लोग का दोष में आ गया, ठीक है। आग जैसी समस्या या कोई भी समस्या उत्पन्न हुआ तो, या फिर मान लीजिए कोई ये, जैसे कि आप नहीं बोल सकते कोरोना कैसा था, वायरस टाइप का, एक क्षेत्र से क्या होता है दूसरा क्षेत्र में क्या होता है, फैलता है। तो वैसा ही टाइप का अगर यहाँ पे हुआ तो एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र में फैलना स्टार्ट कर देगा। तो ये सब क्या है, इसका दोष है। जनसंख्या बढ़ने पर भीड़ भाड़ हो सकती है, अब धीरे धीरे लोग यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जनसंख्या भी बढ़ जाएगी, बढ़ने की वजह से प्रदूषण होगा, भीड़ भाड़ होगा, ये सारा चीज। सभी भागों में समान सुविधा उपलब्ध करना कठिन हो सकता है, हर एक गाँव में समान रूप से सुविधा उपलब्ध करना क्या होता है, कठिन होता है। उदाहरण आपको देखने को मिलेगा ऐसा, बस्ती गंगा का मैदान के अनेक गांव, गंगा का मैदान में वही आ गया आपका यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सारा चीज, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट पढ़ेंगे आज हम लोग, अपखंडित। अपखंडित का मतलब होता है बिखरा हुआ, अपखंडित का मतलब होता है बिखेरना, ठीक है। जिन अधिवास में घर छोटे छोटे अलग अलग समूह में बने होते हैं, लेकिन समूह प्रशासनिक या सामाजिक रूप से एक ही गांव के हिस्से माने जाते हैं, उसे अपखंडित अधिवास कहते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक बस्ती है, ठीक है, यहाँ पे एक बस्ती है और यहाँ पे एक नदी बह रहा है, ठीक है, ये क्या है, नदी आ गया, ठीक है, नदी आ गया, यहाँ पे एक बस्ती है। अब यहाँ पे बहुत सारा पर्वत आ गया, आपको पर्वत देखने को मिलेगा, ठीक है। पर्वत होने के बाद यहाँ पे एक बस्ती मिल गया, फिर यहाँ पे एक पर्वत मिल गया, ठीक है, फिर यहाँ पे एक बस्ती मिल गया। तो देखो यहाँ पे भौगोलिक अवस्थाओं के कारण क्या है, बस्ती थोड़ा दूर दूर में है, बस्ती थोड़ा दूर दूर में है। क्यों? क्योंकि यहाँ भौगोलिक अवस्था है, पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे भी पहाड़ है, लेकिन ये सारा बस्ती क्या है, एक है। क्या है, सारा का सारा बस्ती एक है। इसको अगर पूरा मिला दोगे तो प्रशासन के नजर में, सरकार के नजर में ये पूरा का पूरा बस्ती क्या होता है, एक है। लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पे एक छोटा बस्ती है, नदी की वजह से यहाँ पे दूसरा बस्ती बन गया, ठीक है। यहाँ पे पहाड़ है इसलिए यहाँ पे दूसरा बस्ती बन गया, यहाँ पे दूसरा बस्ती बन गया, यहाँ पे दूसरा बस्ती बन गया। यानी यहाँ पे भौगोलिक अवस्थाओं के कारण जो बस्ती होते हैं दूर दूर दिखाई देते हैं, लेकिन ये आपस में क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं, ठीक है। ये वही बात बोला है कि जिन अधिवास में घर छोटे छोटे अलग अलग समूह में बने होते हैं, छोटा छोटा क्या होता है, एक इधर एक इधर एक इधर, छोटे छोटे समूह में बने होते हैं, लेकिन
सभी समूह प्रशासन या सामाजिक रूप से क्या होते हैं, एक होते हैं और एक ही गांव का हिस्सा माने जाते हैं, उसे अपखंडित अधिवास कहते हैं। यानी टूटा टूटा हुआ, अब खंड में है, ठीक है, टूटा टूटा हुआ है, लेकिन ये क्या है, सभी के सभी एक है, ठीक है। इसका कुछ, इसे खंडित या विखंडित अधिवास भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। इसका कुछ विशेषता है, घर छोटे छोटे समूह में होते हैं, छोटा छोटा, देखो एक इधर एक इधर एक इधर, छोटा छोटा समूह है, ठीक है। सभी समूह मिलकर एक गांव बनाते हैं और सभी के सभी मिलकर क्या बनाते हैं, एक गांव बनाते हैं। नदी, दलदल, पहाड़ जैसी प्राकृतिक बाधाओं से ऐसा स्वरूप विकसित हो सकता है, ठीक है। या फिर नदी आ गया, दलदल ही आ गया, पहाड़ आ गया, तो और भौगोलिक अवस्थाएं हैं प्राकृतिक, ठीक है। तो ये सारे बाधाओं के कारण ऐसा बस्ती जन्म लेता है। खास करके डेल्टा एवं बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र में ऐसे अधिवास मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग बात करोगे सुंदरवन के पास, सुंदरवन का जहाँ डेल्टा है पश्चिम बंगाल के पास, वहां पे आप लोग ऐसा बस्ती देखोगे। ये नदी बह रहा है, यहाँ पे एक बस्ती या उधर एक और बस्ती बसा हुआ है, लेकिन है बस्ती एक ही, लेकिन क्या है, नदी के वजह से अलग हो गया है, अब खंडित हो गया है, ठीक है। और इसके भी कुछ दोष है। देखो तो दोष क्या है, समूहों के बीच संपर्क कठिन हो सकता है। अब संपर्क करना क्या होता है, इस नदी के पार उस नदी के पार करना कठिन हो जाता है। सड़क, बिजली और पानी पहुंचना क्या हो जाता है, यहाँ पे भी महंगा हो जाता है सब जगह के लिए। यहाँ पे एक अलग बिजली का पोल बनाओ, यहाँ पे बिजली का अलग पोल, यहाँ पे सब जगह अलग, 4 ठो बनाएगा। अब यही शहर में बनाएगा तो 4 ठो, तो बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। तो सरकार यहाँ पे उतना ध्यान नहीं देती। सड़क, बिजली और पानी पहुंचना बहुत महंगा हो जाता है। स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा सभी समूहों तक पहुंचना कठिन हो जाता है। अगर मान लो यहाँ पे हम खोल दिए तो ये लोग का क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ये लोग को यहाँ पे आना होगा। तो सभी को समान रूप से अधिकार और सुविधा देना कठिन हो जाता है। उदाहरण सुंदरवन क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में ऐसा क्षेत्र आपको, ऐसा बस्ती देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरूप, जैसे रेखीय प्रतिरूप और भी बहुत प्रकार का, तारा प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप, ऐसा करके है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, वरना वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।